लास्ट लेक्चर में अपन कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म कर चुके हैं। इस लेक्चर में अपन रिलेटिव परमिटिव वो कूलम्स लॉ इन्हें मीडियम करके देखेंगे और उसके बाद इसके स्पेशल कुछ और टॉपिक देखेंगे। तो पहले अपना टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये टॉपिक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो, कोई भी दो चार्ज अगर आप वैक्यूम में रखते हैं, अगर सपोज करो कि दो चार्जेस है, एक चार्ज है Q1, सेकंड चार्ज है Q2, अगर इन्हें आप वैक्यूम में रखते हैं तो कूलम्स लॉ कहता है, वैक्यूम के लिए अपन नोट लगा देते हैं, कूलम्स लॉ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। या आप कर चुके हैं। मैं इस टॉपिक को स्केलर फॉर्म में लेके चल रहा हूं। इस टॉपिक को आप दो तीन वे से कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं और इसे आप पोजीशन वेक्टर में फॉर्म में भी कर सकते हैं, पर समझने के हिसाब से जो स्केलर फॉर्म है वो अच्छी रहती है। तो वैक्यूम के अंदर जो फोर्स है वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां पे ये फोर्स है वैक्यूम के अंदर। अगर इन दोनों चार्जेस को जिनके बीच में R डिस्टेंस है, इन्हें एज इट इज उठा के अपन किसी भी मीडियम में रख दें तो फोर्स के ऊपर देखो कैसे बन जाएगी। मीडियम में फोर्स Fm से लिखेंगे अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, सिंपल एप्सिलॉन आ जाएगा। तो एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी इन ए मीडियम। ये हर एक मीडियम में अलग अलग होती है। अगर वाटर लेंगे आप तो उसकी परमिटिविटी कुछ अलग होगी, अगर आप कोई और मीडियम लेते हैं तो उसमें भी परमिटिविटी अलग अलग होगी। तो ये आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहते हैं आप, तो आप एक काम करेंगे, फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, यानी इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और फिर सेकंड को लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर इसे आप सिंपलीफाई करके देखें तो 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन कैंसिल नहीं होंगे, ये आपस में भी कैंसिल। तो ऊपर तो बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, नीचे बचा 1/एप्सिलॉन। तो इसे आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसे एप्सिलॉन भी कह सकते हैं आप और एप्सिलॉन भी कह सकते हैं। तो इन दोनों के रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। कूलम्स लॉ करते टाइम मैंने आपको बताया था कि वहां पे स्मॉल के लेना है और यहाँ पे कैपिटल के। जो कैपिटल की है वो डिनोट करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और स्मॉल के उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब इस के की आप डेफिनेशन देना चाहते हैं, तो के की डेफिनेशन आप कैसे देंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो दो टाइप से आप इनके डेफिनेशन दे सकते हो। मैंने इनके नोट्स है वो YouTube पे डाल रखे हैं, आप वहां से इनकी थ्योरी वगैरह को देख सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब इसके बाद बात आती है कि इसका फंक्शन क्या है, इसका मतलब क्या है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा और देखें तो कूलम्स लॉ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो यानी एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में सेकंड में वापस पुट करें तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है,
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो होता है फोर्स इन वैक्यूम, और अपॉन में क्या गया, क्या बचा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहां से हमें पता चला कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में रिलेटिव परमिटिविटी। इस इक्वेशन से हमें पता क्या चलता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक क्वेश्चन आता है कि गिवन दैट परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80 या 81 भी ले सकते हो आप इसे। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका मतलब क्या है, तो देखो यहाँ इक्वेशन में पुट करते हैं Fm इज इक्वल टू एफ नोट अपॉन में रिलेटिव परमिटिविटी 81। तो यानी जब दो चार्जेस को अपन वाटर में रखेंगे तो जो फोर्स है वो 81 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर। रिलेटिव परमिटिविटी के बाद बात आती है कि अभी तक अपन ने दो चार्जेस के बीच में कूलम्स फोर्स को स्टडी किया है। अगर अपने पास दो से ज्यादा चार्ज हो तो उस वहां पे अपन सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज को स्टडी करते हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज के अंदर अपन एक सिंगल चार्ज के ऊपर कई चार्जेस के कारण फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज करो ये कोई सिंगल चार्ज है, इस क्वेश्चन को भी मैं फिर अगेन स्केलर फॉर्म में लेके चल रहा हूं। ये कोई चार्ज है Q नोट चार्ज के ऊपर कोई सेकंड चार्ज, Q नोट का मतलब है ये स्मॉल चार्ज लिया है अपन ने। यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q नोट से Q1 की डिस्टेंस अपन ने R1 ले ली। एक कोई Q2 चार्ज अपन ने मान लिया, इससे डिस्टेंस अपन ने R2 ले ली। एक कोई अपन ने Q3 चार्ज मान लिया यहाँ पे, इससे डिस्टेंस अपन ने R3 ले ली। ऐसे ही कोई एक QI चार्ज है, इससे डिस्टेंस अपन ने RI, और एक कोई Q1 चार्ज है QN, इससे डिस्टेंस अपन ने RN सपोज कर। तो अब अपन इन हर एक चार्ज के कारण इस Q नोट चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं। तो इसे अपन सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस या सुपर पोजिशन फोर्स कहते हैं किसी एक सिंगल चार्ज के ऊपर। इस टॉपिक का एक और नाम भी है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्जेस है वो अलग अलग है, कंटिन्यूअस नहीं है। कम चार्ज हो तो आप इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो देखो पहले फोर्स ऑन जीरो चार्ज ड्यू टू 1, आप वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि आप पहले वेक्टर फॉर्म में नहीं लेके चले आप इसे। तो इसका फार्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट Q1 अपॉन में दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर R1 स्क्वायर। अगेन F02 वो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब की बार चार्ज चेंज होगी, Q नोट Q2 अपॉन में डिस्टेंस भी चेंज होगी R2 स्क्वायर, इसे आप इक्वेशन 2 मान लेंगे। ऐसे ही आप चलते जाएंगे तो F0 के ऊपर फोर्स ड्यू टू N, और वो कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट Q1 अपॉन में RN स्क्वायर, इसे अपन ने nth इक्वेशन मान ली। अब अपन इन सारी इक्वेशंस को अगर कंबाइन कर दें तो जीरो के ऊपर यानी Q नोट के ऊपर टोटल फोर्स आ जाएगी। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू F01 F02 F03 अप टू कहां तक चलता जाएगा F0N। इन सभी में देखो Q नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट सभी में कॉमन आ रहा है, तो आप बाहर निकाल लेंगे इसे। Q नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, अंदर देखो क्या बचा, Q नोट तो बाहर गया, Q1 बाई R1 स्क्वायर, तो यहां पे लिख देंगे Q1 बाई R1 स्क्वायर, फिर Q2 बाई R2 स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाएगा Q1 बाई Rn स्क्वायर। तो नेट इसका रिजल्ट क्या आया, फोर्स इज इक्वल टू Q नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं इसे अपन, I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक QI अपॉन में RI स्क्वायर।
अगर आप इस क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में करते तो ये कुछ इस टाइप से आ जाता, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक क्यू वाई अपॉन में आर आई स्क्वायर इंटू आर आई यूनिट वेक्टर। तो ये आपका होता कूलम्ब्स लाइन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन वेक्टर फॉर्म। अब दिक्कत ये आती है कि अगर अपने पास चार्जेस ज्यादा हो तो आप क्या करेंगे, तो वहां पे आप कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करते हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छा टॉपिक है, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इस टॉपिक को करने के लिए अपने को 3 चीजें पता होनी चाहिए। लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो पहले आप करते हैं लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इस टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूअस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो देखो बेटा, कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी बस वगैरह से जा रहे होते हैं तो होटल के आगे जो लाइटें लगी होती है वो हमें ऐसे लगता है कि एक ही लाइन में है सारी, यानी जब चीजें ज्यादा हो तो वो एक लाइन की तरह लगे। जैसे अगर चार्ज को आप हम बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक रखते हैं एक लाइन की तरह से, तो वो उसे आप कहते हैं कंटिन्यूअस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यहां पे अपन ने समान लाइन मान ली, सपोज करो समान लेंथ कंसीडर कर लिया अपन ने डीएल और इसके ऊपर चार्ज मान लिया डीक्यू। तो इसे अपन कहते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी की क्या डेफिनेशन होगी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लाइन चार्ज डेंसिटी। इसे आप कैसे लिखेंगे, लैम्डा से इसे डिनोट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ डी के अपॉन में डीएल। तो ये तो है अपने कंटिन्यूअस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, इफ चार्जेस आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे सीम्स टू बी ए लाइन देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ऐसे ही अगर चार्जेस एक सरफेस की तरह लगे, किसी भी प्लेन की तरह लगे और उसके ऊपर आप चार्ज ऐसे अपन रख रखे हो जैसे, तो चार्ज अगर प्लेन की तरह लगे तो उसे आप कहते हैं कंटिन्यूअस सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इस टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूअस सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इस टॉपिक में आप कहेंगे कि सपोज करो कि यहाँ पे एक स्मॉल सरफेस अपन ने सपोज कर लिया ds और इसके ऊपर अपन ने चार्ज मान लिया dq। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन क्या थी इसकी, इफ चार्जेस आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे सीम्स टू बी ए सरफेस देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में ds, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके बाद बात आती है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कॉन्टिन्यूअस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कॉन्टिन्यूअस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में आप कहेंगे कि चार्ज ऐसे रख रखे आपने कि वो एक वॉल्यूम की तरह लगे। तो ये आपने एक कोई भी वॉल्यूम सपोज कर लिया और सपोज करो कि इसके अंदर इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज आपने मान लिया। तो इसके ऊपर अगर आप स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर करें, सपोज करो ये स्मॉल वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम का नाम दे दिया आपने
डीवी और इसके ऊपर चार्ज मान लिया अपन ने डी क्यू। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को अपन रो से डिनोट करेंगे, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डीवी, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इन तीनों के कारण अपने को फोर्स निकालनी है। तो पहले अपन निकालते हैं फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आज अपन सारे टॉपिक करेंगे, कल इनकी प्रॉब्लम देखेंगे अपन फर्स्ट यूनिट की नेक्स्ट लेक्चर में। तो कंटिन्यूअस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में, कंटिन्यूअस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज फर्स्ट आप करते हैं, इसमें कंटिन्यूअस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण फोर्स कितनी होगी। तो फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो ये अपने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रखा है। इससे आप आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट सपोज कर लेते हैं पी पॉइंट। अब अपन पी पॉइंट पे फोर्स निकालना चाहते हैं, तो अगेन मैं इसे स्केलर फॉर्म में लेके चल रहा हूं। तो स्मॉल लेंथ के कारण अगर अपन पी पॉइंट पे फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स भी स्मॉल होगी, dF इज इक्वल टू 1/4πε0, और अपन ने पी पॉइंट पे स्मॉल चार्ज कंसीडर कर लिया Q0। तो दो चार्ज होने चाहिए, एक तो Q0 हो गया और दूसरा चार्ज dQ, और दोनों के बीच में डिस्टेंस अपन ने ले ली r के। तो फोर्स का फार्मूला क्या आ गया 1/4πε0 Q0 dQ अपॉन में r स्क्वायर। और यहाँ पे हमें पता है कि dQ की वैल्यू कितनी है लैम्डा इंटू dl। अभी अपन ने निकाला था लैम्डा इज इक्वल टू dQ अपॉन में dl, तो dQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। तो अगर ये वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुट करें तो dF की वैल्यू कितनी आ गई, dF इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 लैम्डा dl अपॉन में r स्क्वायर। अगर आप कंप्लीट फोर्स निकालना चाहते हैं तो दोनों साइड आप इंटीग्रेशन ले लेंगे, dF इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन में r स्क्वायर इंटू लैम्डा dl। तो ये आ गई फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फिर आप निकाल सकते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इस टॉपिक को आप लिख सकते हो फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस लाइन की जगह क्या आ जाएगा सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसमें आप क्या करेंगे, अपन यहाँ पे अगेन एक पॉइंट P सपोज करेंगे और मान लिया कि इस P पॉइंट पे चार्ज है वो है Q0 और डिस्टेंस कितनी है r। तो अगेन स्मॉल फोर्स वैसे ही सपोज करेंगे, dF इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 dQ अपॉन में r स्क्वायर। अब यहाँ पे जो dQ है वो किसके इक्वल हो जाएगा सिग्मा इंटू ds। तो सिग्मा इंटू ds ये वैल्यू अगेन आप इसमें पुट कर देंगे, तो फोर्स कितनी आएगी 1/4πε0 Q0 dQ की जगह आ गया सिग्मा ds अपॉन में r स्क्वायर। तो F की अगर टोटल फोर्स निकालनी हो तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे तो टोटल फोर्स आ जाएगी F। ठीक है, इसी टाइप से अपन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण फोर्स निकाल सकते हैं, वो आप खुद करके देख सकते हो। फोर्स आएगी 1/4πε0 Q0 रो dV अपॉन में r स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्ब्स लॉ। अब इसके बाद इसके इस चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो वो आप नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। तो आज इतना ही, इस टॉपिक को तैयार करो।